सबसे पहली चीज जो मुझे बात करनी है वो यही सामने आपको दिखाई दे रही होगी पेपर पैटर्न के अंदर में, राइट। जस्ट टू समराइज, आई होप आप सभी को पेपर पैटर्न तो पता ही होगा। ये जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है उसमें से 50 जो डीटी है और 50 आईडीटी है। आपको भी पता है कहने के लिए 50 डीटी है 50 आईडीटी है, एक्चुअल में वो डीटी है काफी ज्यादा, राइट। सो यहाँ पे एक प्रिपरेटरी मिस्टेक जो अभी लास्ट के एक महीने में एंड इवन पेपर अटेम्प्ट करते समय भी जो होता है वो होता है हमारा बायसनेस टुवर्ड्स डीटी। हमारा बायसनेस टुवर्ड्स डीटी होता है, राइट। आई होप आप सभी लोग इसको एग्री करोगे, राइट। हम जब भी बोलते कि टैक्स पढ़ना है तो हम खुद भी वेटेज ज्यादा डीटी को ही देते हैं और पेपर लिखते समय भी हम ज्यादा वेटेज डीटी के अंदर में ही देते हैं। तो हमारा मेन फोकस हमेशा रहता है डीटी, देखा जाए तो। अगर आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी देखोगे, लाइक व्हेन आई टॉक टू दी स्टूडेंट्स, तो एक ही फीडबैक मिलता है कि सर देखिए ये 100 मार्क में से 30 मार्क्स तो एमसीक्यूज है, 70 मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है ना, यू हैव ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, राइट, जिसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो 5 इंटू 14 गिव्स यू 70 ओवर हियर। नाउ द मैजिक ओवर हियर इज, इसमें से 7 में से यूजुअली जो अब तक का ट्रेंड भी है प्लस जो अभी आपके मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर्स आए हैं जो शायद एक्सपेक्टेड है कि अभी वही पैटर्न रहेगा, उसमें भी 4 डीटी के हैं और 3 आईडीटी के हैं। तो एक दिमाग में ऐसा होता है कि सर ये जो 4 है ये हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें से एक तो सर आ ही जाएगा, क्लासेस किए हुए, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, भले हमारा आईडीटी बहुत अच्छा नहीं है सर, बट ये तो 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो सर मेरे 5 हो जाते हैं इजीली। तो सर मैं एक काम करता हूं सर, मैं आईडीटी का जो है ना उसको थोड़ा सा वेटेज कम देता हूं फॉर ऑल दीज रीजंस। बट यही सर प्रॉब्लम हो जाता है। एंड आई टेल यू द प्रॉब्लम इज, ये 4 में से 4 जो है ना ये कभी भी करेक्ट नहीं आते, चाहे वो रैंकर हो, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कितना भी अच्छे से डीटी आता हो। बस इंस्टीट्यूट कहीं ना ट्विस्ट हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ टैक्स के पेपर में लिखे आता है, खास करके डीटी पोर्शन में। आईडीटी तो चलो ज्यादा ट्विस्ट नहीं भी आता है इंटर लेवल पे, डीटी के अंदर में ट्विस्ट पक्का आता है। जितना भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे स्टूडेंट के टाइम से सीए इंस्टीट्यूट में, फिर सीए में इंस्टीट्यूट के पेपर्स, जब से मैं सीए में पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, पिछले से 7-8 सालों से, हर बार मैं देखता आया हूँ डीटी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट सर आता है। तो हमें ये बायसनेस पहले नहीं करना है, ये मेरा आपको सबसे पहला सजेशन होगा। और ये मिस्टेक हर स्टूडेंट ने या तो किया हुआ है या कर रहा है या करेगा आगे जाकर। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट, आपको दोनों को मैनेज करते चलना है। आज के सेशन में आगे जैसे हम बढ़ते हैं, मैं दोनों को मैनेज कैसे करना है सो दैट हम बेटर मार्क्स स्कोर सके। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो यूजुअली एक यू कैन से अच्छा फीडबैक देता है कि हाँ स्टूडेंट कर पाया है प्रॉपरली, मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा सो दैट यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि हाँ ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। चलिए सर, ये हॉट टॉपिक है सर, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है आज के डेट पे। ये जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था और ये जो दिसंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, दोनों केसेस के अंदर में आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें फंसाया जाएगा। इंस्टीट्यूट बैठा है कि आप यहां पे कितने क्लियर हो ये चेक करने के लिए। भले ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, सिली मिस्टेक के कारण आपके 5 के 5 मार्क्स जा सकते हैं, बट बिना ज्यादा मेहनत किए, मेरे ख्याल से आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए सभी लोग ऑलमोस्ट, आपको टैक्स रेट्स तो याद हो गए, आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना ये तो पता है। बट स्टिल देयर इज अ वेरी गुड चांस, आई टेल यू, एग्जाम में वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर में, यहाँ सर भी बैठे हुए हैं, निखिल सर भी है, मैं भी हूं, अगर हमें भी वो पेपर दे दिया जाए ना अभी उस प्रेशर सिचुएशन में कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, ये सिली मिस्टेक्स हमसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप ही करोगे एज अ स्टूडेंट, ये हम इतने सालों से डीटी पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तो ये ना बहुत ध्यान से एक्सट्रीमली केयरफुल लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पहले पढ़ना है और फिर प्रोसेस करके आंसर लिखना है। मैं शॉर्ट में समराइज्ड फॉर्मेट में पूरा आपको किस्सा बताता हूं, पहले डिटेल्स कुछ होंगे तो डिस्कस करते हैं आपकी तरफ से कुछ अगर आता है तो। आपको पता है डीटी के अंदर में 2 स्कीम्स चल रहे हैं अभी आज के डेट पे, राइट। वन इज द ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स जिसको हम नॉर्मल स्कीम भी बोल सकते हैं, अनदर वन इज न्यू स्कीम ऑफ टैक्स जो सेक्शन नंबर 115 BAC के थ्रू इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सर, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने आज से पहले, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जिन्होंने आज से पहले एग्जाम्स दिए हुए हैं, अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एग्जाम दिया होगा तो देयर इज अ वेरी गुड चांस आप इसमें कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड एज इन, पहले ओल्ड स्कीम जो था ये बाय डिफॉल्ट था और सर न्यू स्कीम जो था ये ऑप्शनल था, ऑल्टरनेटिव था। ये पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है इस असेसमेंट ईयर से जिसमें आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो जून 24 में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वो क्या बोल रहे हैं। वो ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कई बार हो सकता है वो डिफॉल्ट स्कीम, ऑप्शनल स्कीम ऐसा स्पेसिफाई करेंगे, कई बार ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम ऐसा स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? डीटी में सालों सालों से ये मिस्टेक होते आ रही है
फाइनल लेवल पे भी होते आ रही है कि ये तो न्यू ओल्ड तो अलग बात होगी। यहाँ पे आपको पूछा गया है टैक्स पेबल कितना है बता दो। स्टूडेंट क्या करता है, सर टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया, बेसिक टैक्स सरचार्ज कैलकुलेट कर लिया और मैंने सेस कैलकुलेट कर लिया। बट आपसे टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा है, आपको वहां पे कहीं ना कहीं टीडीएस एडवांस टैक्स कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है, बट हम उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। कई बार एग्जाम में हम ऐसा भी सोचते हैं, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन में ना टीडीएस का अमाउंट नहीं दिया होता, एडवांस टैक्स का अमाउंट नहीं दिया होता, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार टीडीएस नहीं है, एडवांस टैक्स नहीं है, जो कि सही लगता है। बट इंस्टीट्यूट चाहता है कि अगर मैं पेबल पूछ रहा हूं ना आपसे, आप नोट के थ्रू मेंशन करो कि सिंस ये नहीं है तो एडजस्ट करने के बाद टैक्स पेबल उतना ही आने वाला है, ये हमें वहां पे लिखना है। भले आप फॉर्मेट में ड्रॉ कर दो, आप अलग से नोट लिख दो, वो जरूरी है। इट विल कैरी सम वेटेज। आपको लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे 100%, बट नहीं लिखने के मार्क्स जरूर कटेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। टैक्स पेबल पूछा है ना, तो मुझे पे कितना करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब मैं सब असेस करके मेरा रिटर्न फाइल कर रहा हूं। और जब मुझे टैक्स लायबिलिटी पूछा है, तो अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करने के बाद भी रुक जाते हो तो भी चलेगा, राइट। सेफर साइड के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप हमेशा टैक्स पेबल ही पकड़ के चलिए। आप ये एक्स्ट्रा सॉल्व करिए, उसमें एडजस्टमेंट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है आप उसको लिख करके नील करके रख दीजिएगा, सो दैट दी चेकर नोज, इवेल्युएटर नोज कि आपको पता था कि एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना वर्डिंग्स का प्रॉब्लम है, खास करके वो लोग इसको ध्यान से सुनना जो वर्नैकुलर मीडियम से हो, जो ओरिजिनल इंग्लिश मीडियम से नहीं हो स्कूल के टाइम से, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग जो है वो शायद वहां कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर टू पे दी टैक्स। ये पहला क्वेश्चन आता है। अब सर मोस्ट बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, मेरे पास 2 स्कीम्स है ना सर, ओल्ड भी है न्यू भी है, मुझे दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स, और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि विच इज द लोअर टैक्स, मुझे वो स्कीम फॉलो करना है। ये प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, एग्जाम में भी आपको इसको ऐसा ही करना, ठीक है। प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे, कोई भी क्लाइंट अगर आता है और पूछता है कि मुझे टैक्स पे करना है, तो हम ओल्ड और न्यू चेक करेंगे कि आपको ओल्ड में फायदा है, न्यू में फायदा है, किसमें फायदा है, वो टैक्स रिजिम आप फॉलो करिए, ठीक है। आपने इसमें सैलरी में कितने, मतलब हम हर साल चेंज कर सकते हैं, ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, राइट। तो keeping all those things aside, I have to check if this is asked, I have to do both, and then I have to suggest in one line as a conclusion. सर सजेशन में भी ज्यादा कुछ इंग्लिश लिखना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा लिखना है, सिंस टैक्स पेबल अंडर सो एंड सो स्कीम इज लेस देन द अदर स्कीम, वी विल यू कैन से प्रेफर पेइंग टैक्स अंडर ओल्ड और न्यू और व्हाटएवर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सर ये तो ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट, कैलकुलेट टैक्स for Mr. Karan, let's say, wherein he is shifting out of the default scheme. Now, which is default scheme? आपका default scheme क्या है सर? आपका default scheme है new. मतलब मुझे क्या करना है? Normal provisions जो पहले वाले थे 0%, 5%, 20%, 30%, वो फॉलो करके टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये वर्ड्स में ही कई बार हम लोग डिफॉल्ट देख लेते हैं, डिफॉल्ट करके हम न्यू में चले जाते हैं, नहीं, वो शिफ्टिंग आउट ऑफ या फिर ऑप्टिंग आउट, ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, शिफ्टिंग आउट या ऑप्टिंग आउट वाला वर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, ये देखिए, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट दिया हुआ, बट ध्यान देना क्योंकि डिफॉल्ट वर्ड आ जाता है। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या होने वाला है, तो डिफॉल्ट इज 115 बीएससी, जो आपका न्यू स्कीम है, ओल्ड नहीं है, राइट। तो ये सर आपको बता दूं मैं, पेपर पैटर्न वाला पहला मिस्टेक था, जहां पे आपको आईडीटी को भी वेटेज देना, ये समझना है मेंटली माइंडसेट वाइज। सेकंड सर, ये थोड़ा सा ध्यान दे करके फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप में से सभी को आता है, बट फिर भी देयर इज अ वेरी गुड चांस हम इसमें एग्जाम में मिस्टेक करके आएंगे, तो इसको प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। यस, क्या सभी लोग कुछ थम्स अप वगैरह दिखा सकते हो, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? यस, पक्का, आगे बढ़े। Can you explain tax liability and tax payable once again? हाँ, श्योर श्योर। टैक्स लायबिलिटी इज द अमाउंट जो आपका टैक्स बन के आता है आपके इनकम के ऊपर फॉर द होल ईयर, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो टैक्स पेबल है, दिस इज टैक्स पेबल इज टैक्स लायबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग एनी टैक्सेस जो आपने पहले पे कर दिया, या आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए पे कर दिया है, आपके सप्लायर ने आपके लिए पे कर दिया, जैसे कि टीडीएस वगैरह हो गया, वो माइनस करिए, एडवांस टैक्स पे किया माइनस करिए, फिर आपका फाइनल अमाउंट आता है टैक्स पेबल, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है, जो पूछा गया ध्यान से वर्डिंग्स पढ़ने हैं और आपको लिखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी, मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। चलिए सर, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 3, राइट। मिस्टेक नंबर 3, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एडजस्टमेंट आप सभी लोगों ने या तो टोटल इनकम के क्वेश्चन में या फिर
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में किया है, राइट। एक होता है ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है, एक होता है नेट अमाउंट दिया हुआ, ठीक है। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, जो कि प्रोफेशनल है, कवर्ड अंडर सेक्शन 194J, अगर आपको सेक्शन याद होगा टीडीएस का, जहां पे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टैक्स डिडक्ट करते हैं जब हम प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं, राइट। उसमें लेट्स से मैं बोलता हूं कि आप मुझे सर्विस दे रहे हो, आप सीएम हो, आपने मुझे सर्विस दे दी, आपका टोटल इनवॉइस अमाउंट होता है 1 लाख रुपए, बट मैं आपको पेमेंट कितना करूंगा? यस, 1 लाख माइनस 10%। तो मैं आपको पेमेंट करते समय, मैं आपका सप्लायर होगा ना, मैं आपको सॉरी आप मेरे सप्लायर हो गए, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं अभी, ठीक है, आपने मुझे सर्विस दे दी, मैं आपको कितना पेमेंट करूंगा? 1 लाख तो आपका अमाउंट आपने बोला मुझे, उसमें से मैं टीडीएस माइनस करूंगा, और ये टीडीएस आप ही का है जो मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करूंगा आप ही के नाम पे। गवर्नमेंट आपको वो अमाउंट का बेनिफिट देंगे, जैसे हम यहां पे देख रहे थे, ठीक है, जब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, आपका टैक्स भरोगे। नाउ द पॉइंट इज, दो वर्ड्स है, एक है ग्रॉस ऑफ टीडीएस, एक है नेट ऑफ टीडीएस, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ग्रॉस ऑफ टीडीएस तो अमाउंट क्या हो जाएगा? यस, क्या आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जो लोग लाइव देख रहे हो? अगर मैं बोलता हूं, ये सेम एग्जांपल, आप सीए में हो, आपने मुझे सर्विस दी, आपने मुझे बिल दिया था 1 लाख रुपए का, मैं आपको कितना पैसा दूंगा? 1 लाख माइनस 10% टीडीएस एज गिवन अंडर सेक्शन 196 ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना। तो मैं वो माइनस कर दूंगा 10,000 रुपीज, 90,000 रुपीज जो है मैं आपको पे करूंगा। 10,000 भी आप ही के है, मुझे भी पे करना है, बट मैं गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट आपको देगा। तो सर ये नेट ऑफ टीडीएस अगर मैं बोलता हूं तो कितना हो गया सर? नेट ऑफ टीडीएस कितना हो गया? 90,000 हो गया, यस। और जो मैं बोलता हूं 1 लाख रुपीज, ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया, ठीक है। आपको लॉजिक पता है, आपको सब पता है, एग्जाम में सिर्फ इन दो वर्ड्स में तब कंफ्यूजन होता है प्रेशर के अंदर, बिकॉज जैसे अभी निखिल सर है, वो और मैं इन वर्ड्स को यूज टू है सालों सालों से, तो हमारे लिए कोई आम बात नहीं, सर ग्रॉस अमाउंट है यार, समझ जाएंगे। बट आप इन वर्ड्स को शायद फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ रहे थे ज्यादा इस तरीके से, आप इंटर में पहली बार पढ़ रहे हो, या बीकॉम वगैरह में भी उतने लेवल पे नहीं था, या आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यस सर श्वीर, ग्रॉस इज 1 लाख, नेट इज 90,000। तो इस चीज को आपने याद रखना है, एग्जाम में वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, राइट। अगर आपको अजम्पशन लेना हो, कोई अमाउंट दिया है, राइट, लेट्स से अज्यूम दिस ओनली इफ क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। आप भले नोट कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, बट नोट नहीं भी करोगे तो मैं ये आपको पीडीएफ दे दूंगा, सो दैट आप ध्यान देकर के सिर्फ समझ लो। मैं पीडीएफ सर को शेयर कर दूंगा, सर आपको ग्रुप पे डाल के दे देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं बोलता हूं कि इंटरेस्ट की बात हुई है, डिविडेंड इनकम की बात हुई है, राइट, ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। उस समय पर मुझे हमेशा अज्यूम करना है ग्रॉस अमाउंट, हमेशा ग्रॉस अमाउंट। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे लेट्स से इंटरेस्ट मिला हुआ है बैंक से 2 लाख रुपीज का, इसका मतलब बैंक ने वो 2 लाख रुपीज में से डिडक्ट किया होगा टीडीएस, और बाकी का अमाउंट मुझे दिया होगा, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूं इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो ही मुझे ग्रॉस अज्यूम करना है। और अगर मुझे दिया है बकायदा कि नेट अमाउंट बैंक से मिला हुआ है 1 लाख रुपीज, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इट इज 1 लाख, राइट। आपको एक बेसिक सा आइडिया बता दूं, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो, आप ग्रॉस ही पकड़ के चलिएगा। 99% केसेस में इंस्टीट्यूट ग्रॉस के ही फिगर्स देता है, ठीक है, आप ग्रॉस पकड़ के चलिएगा। सेफर साइड आपको चाहिए आप नोट में लिख करके भी आए, तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं अगर आप गलत होते हो, बट एटलीस्ट एग्जामिनर को समझेगा, चेकर को समझेगा कि इसने इस सेंस में सॉल्व किया हुआ है, चलो 1 मार्क ही कट करते हैं, ज्यादा कट नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये सेफर साइड एक याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बाकी के पेमेंट्स है, या फिर क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाता है डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, और दिया जाता है 90,000, मतलब मेरे अकाउंट में कितना आया? 90,000। अब मेरे अकाउंट में तो बैंक टीडीएस कट करके देगा ना, सिंपल सी बात है। तो मेरे अकाउंट में जब पैसा आता है वो हमेशा नेट आता है, बट मेरा जब इनकम की बात होती है कि यार इतना मैंने कमाया, वो हमेशा ग्रॉस होता है। दोनों चीजों को ध्यान रखें, ठीक है, राइट। पीपल कैन आई गेट हैंड्स अप, थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड? पक्का? कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो मैं कह रहा हूं आपको ऑलरेडी पता हो, इन चीजों को भूलना नहीं है, राइट। तो ऐसा मत ओवर कॉन्फिडेंस में जाना कि यार मुझे पता है, सर ने तो वही बताया, नहीं, ध्यान रखो, फिर हो सकता है हम एग्जाम के दौरान वापस भूल जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सर ये 3 मेन मिस्टेक्स है। एक, आईडीटी को इग्नोर करना, उसके बारे में मैं और बात करूंगा जब हम एबीसी एनालिसिस वगैरह आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेकंड चीज जो मैंने आपको बताया वो ये वाला पार्ट था, कौन सा? ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम। थर्ड मेजर चीज था ग्रॉस अमाउंट नेट अमाउंट, खास करके इन केस ऑफ, एक छोटा सा एड ऑन करता हूं, आज तक एक हाथ बार ही हुआ है ऐसा कि जीएसटी में या जीएसटी के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, इंस्टीट्यूट ऐसा करता था, जीएसटी का कैलकुलेशन आपको पूछते हैं, या वैल्यू ऑफ सप्लाई करके एक चैप्टर है, सर वहां पे भी ग्रॉस और नेट का कंफ्यूजन कर सकते हैं, राइट।
एक चीज याद रखना, वहां पे भी जो अमाउंट होता है वो हमेशा ग्रॉस नेट के कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। वहां पे जीएसटी अमाउंट भी दिया होगा ना अगर क्वेश्चन में, तो भी आपको फाइंड आउट करने बोला है जीएसटी अमाउंट, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाह रहा हूं आपको बताता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए लेट्स से 1 लाख, बी लेट्स से 1 लाख, फिर कुछ टैक्सेस है, ये है वो है, ऐसे 1-1 लाख के अमाउंट दिए हुए हैं। आपको बोला हुआ है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालिए, ठीक है ना। आप क्या निकालोगे, 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर जो भी परसेंटेज होगा लेट्स से 18% ये लग जाएगा। अब ये जो सी डी ई है ना, इसमें से वो एक दे देते हैं सीजीएसटी, दूसरा दे देते हैं एसजीएसटी। क्या आपने इनको भी ऐड करना है एसेसेबल वैल्यू के लिए या आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए? आंसर इज नो। क्यों? अरे हम ये तो कैलकुलेट करने के लिए ही तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसमें ये ऐड नहीं होगा। इसमें 1 2 3 जीएसटी के अलावा सब ले लिया जाएगा, उस अमाउंट पे हम टैक्स निकालें। वो टैक्स शायद इसके साथ मैच हो, शायद नहीं हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। देखिए, तो पीपल सी टू थिंग्स। सबसे पहली चीज, मैं ये जो स्क्रीन पे इस पे बाद में आता हूँ, सबसे पहली चीज वो ये है कि थ्योरी के लिए जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में यूज करते हो इन जनरल पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है ना। एक टेंटेटिव रेफरेंस के तौर पे अगर लेना है तो सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स टेंटेटिव आएंगे। अब जरूरी नहीं कि 3 पॉइंट आपको पता है, इतना ही कंसेप्ट अच्छे से याद है तो चौथा पॉइंट ऐसे ही मत लिखो, 3 पॉइंट रहने दो, ठीक है। रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये टैक्स के केस में ज्यादा अप्लाई होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डीटी के अंदर में भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट टेंड टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल, बट उसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और लेट्स से फॉर एग्जांपल आई डोंट रिमेंबर विच अटेम्प्ट, बट मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 अटेम्प्ट की बात है, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर दोनों के डेफिनेशन आए थे 3-3 मार्क के लिए, अलग अलग सब क्वेश्चंस बन के अलग अलग मेन क्वेश्चंस में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट। व्हाट वाज द रीजन? सर ये तो इजी था, हमने पढ़ा ही नहीं था, हमको लगा था इसके ऊपर थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेंगे, वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दीजिए। मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आपको आंसर तो लिखने आ जाएगा, ठीक है, लिख लो। 2-3 चीजें याद रखो, मैंने यहाँ पे जॉट डाउन भी की हुई है आपके लिए। सबसे पहली चीज ये देखिए, यहाँ पे आप टेबल बना करके जब सॉल्व करते हो, मेरे ख्याल से आप सभी लोग टेबल बना करके ही सॉल्व करते हो ना कंप्यूटेशंस, राइट। भले वो कैलकुलेशन ऑफ इनकम हो या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हो, ठीक है। टेबल बना करके करिए। टेबल के टाइटल, आप बिलीव नहीं करोगे 80% स्टूडेंट्स टेबल के टाइटल नहीं देते हैं। आपका रिजल्ट आ जाता है, भले आप पास हो जाते हो, बट इंस्टीट्यूट इसके मार्क्स कट करता है क्योंकि आपने क्या प्रेजेंट किया पता ही नहीं है, ठीक है। तो राइट डाउन द नेम ऑफ द एसएससी इफ इट इज देयर इन द क्वेश्चन व्हिच इज यूजुअली देयर, लेट्स से मिस्टर ए या मिसेस XYZ, राइट। उसके बाद लिखिए असेसमेंट ईयर 24-25। सर ये तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, पेपर उसी का लिख रहे हो ना आप, असेसमेंट ईयर 24-25 का लिख लीजिए, असेसमेंट ईयर 24-25। उसके बाद टेबल में टाइटल आएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल जो भी होगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी जो भी होगा, ये चीज ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। सैलरी में एक मिस्टेक स्टूडेंट करता है, सर प्रोफेशन टैक्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम जब सैलरी कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और हम चले जाएंगे फाइनल टैक्सेबल सैलरी पे। नहीं, आप प्रोफेशन टैक्स का नोट लिख लीजिए या प्रोफेशन टैक्स निल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब नहीं डिडक्ट करना है, तो उस केस में क्या करोगे, नोट लिख दो उसके लिए, ठीक है ना। तो टेबल, टेबल टाइटल, अमाउंट जो भी आप लिखते हो, अमाउंट जो भी आप लिखते हो, आप मुझे कहोगे सर ऐसे क्या बात कर रहे हो सर, अमाउंट तो सर उतने तो हम बड़े हैं, 19-20 साल के हो गए सर हम, अगर मैंने 10,000 कैलकुलेटर पे देखा या 1,000 देखा, 10,000 देखा तो मैं लिखते समय भी मेरे पेपर पे उतना ही लिखूंगा ना। ये करने में सिली मिस्टेक्स टैक्स के पेपर में होती है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स और अमाउंट राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। वर्किंग नोट्स आपने शायद अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एफएम में भी यूज किया होगा। एक्सप्लेनेटरी नोट्स टैक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं फॉलो। लाइक अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट करना है और मुझे उस एडजस्टमेंट के बारे में कुछ लिखना है कि मैंने एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये चीज फॉलो की है, ऐसा ऐसा मैंने कैलकुलेशन कर दिया, लिख दो उसको नीचे। लाइक फॉर एग्जांपल एचआरए का कैलकुलेशन है तो आप वर्किंग नोट बना सकते हो एचआरए का, या टेबल में भी लिख सकते हो। अब दूसरा आ गया कि लेट्स से कोई अलाउंस आ गया दूसरा अपार्ट फ्रॉम एचआरए, राइट, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, जो भी हो गया, जहां पे आपने कोई अजम्पशन लिया हो या अजम्पशन ना लिया हो, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख दो नीचे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इतना इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो वी हैव अकॉर्डिंगली कंसिडर्ड। या एग्जाम्पशन इस केस में नहीं मिलेगा, लिख दो नीचे, मैंने कंसिडर नहीं किया है, राइट। इस पार्ट को एक ध्यान रखें, ठीक है। एक और चीज यहाँ थी, वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपके भी क्वेश्चन होंगे, सर सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या, राइट।
सेक्शन नंबर याद नहीं है और नहीं लिखा है, एज सच मार्क्स नहीं कटेंगे। आप लिख सकते हो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड यू कैन गो अहेड विद द आंसर, राइट। अगर कोई क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड वाला है कि लेट्स से तानिया हैज परचेज्ड सो एंड सो हाउस, डन दिस डन दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो हाउ द क्वेश्चंस आर, ये सब डाल दिया। अब आपको लिखना है इसका आंसर, तो आप ऊपर लिखिए प्रोविजंस, प्रोविजन लिख दीजिए 1 2 3 जो भी होगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ करके आप साथ में लिख सकते हो फैक्ट्स ऑफ द केस, जो क्वेश्चन में है वही अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। फिर एक लाइन छोड़ करके आप दोनों को मिला करके आपका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है वो प्रेजेंट करिए। लास्टली कंक्लूजन लिखना जरूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको पूछते हैं कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, स्टूडेंट टेबल बनाता है, टेबल बनाकर छोड़ देता है, नहीं, टेबल के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे कंक्लूजन, फाइनल आंसर, नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ सो एंड सो पर्सन फॉर सो एंड सो ईयर इज सो एंड सो, खत्म। तो पेंसिल से हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन भी करोगे चलेगा। सेम विथ थ्योरी, थ्योरी में भी आपको कंक्लूजन, केस स्टडी की बात कर रहा हूं, लास्ट में एक्सप्लेनेशन के बाद कंक्लूजन, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान पे रखनी चाहिए, राइट। मेरे ख्याल से इतनी चीजें है बेसिकली प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सर आगे बढ़ सकते हैं, वैसे तो मेरे पास 2-3 चीजें हैं, बता दूं? सर बता दो, अब तो रैप अप ही करना है क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे सारे सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है सर, मैं 2 चीजें बताता हूँ सिर्फ, और हम लोग डायरेक्टली फिर इसको ले लेते हैं, कुछ क्वेरीज अगर होते हैं तो। चलिए, देखो, पहला तो टैक्स इज ऑलवेज इक्वल टू टेंशन, खास करके ग्रुप 1 में। इन इटसेल्फ एक ग्रुप भी आप बोल सकते हो, 2 सब्जेक्ट तो पक्के हैं, डीटी आईडीटी, ठीक है। टैक्स में टेंशन नहीं लेना है, टेंशन विल ओनली हेल्प यू टू लोअर योर मार्क्स और इट विल लीड यू टू फेलियर। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा है, आपकी मेहनत पे ट्रस्ट करिए, ये इन जनरल तो रिलेवेंट है ही है, टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, ठीक है। तो टैक्स इक्वल टू टेंशन मत होने दो, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे पेपर आएगा, आपको अच्छे से लिखना है, राइट। तो उस पर आप ध्यान दो। अमेंडमेंट की थोड़ी सी बात करता हूँ, अब देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके इस अटेम्प्ट की, तो इस अटेम्प्ट के अंदर में ज़्यादा अमेंडमेंट है नहीं। मैं आपको एक सेकेंड पेपर भी दिखा देता हूँ जस्ट। इंस्टीट्यूट ना हर बार सप्लीमेंट्री पेपर्स इशू करता है, शायद आपको पता होगा। जैसे कि सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये है दिसंबर 2024 आपके एग्जाम का पेपर नंबर 7 का सिलेबस 2022 का अमेंडमेंट, 10 पेज का अमेंडमेंट है। आप बाद में आराम से रीड करिएगा इसको इफ यू वांट, या आपने ऑलरेडी कर भी लिया होगा। मेनली इट टॉक्स अबाउट सेक्शन नंबर 194O विच इज फ्रॉम द टीडीएस चैप्टर, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है आप इसमें से प्लीज एक बार देख लेना। कौन सा? 194O, राइट। देयर इज अ हिस्ट्री that CMA Institute asks the questions from amendment वाला पार्ट in the upcoming 2 attempts। अभी अमेंडमेंट अभी आया ना, हो सकता है अभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाएगा, which also brings to a conclusion पिछले अटेम्प्ट के स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी हमें देखने हैं जून 24, राइट। तो वो भी सब पूछे नहीं गए तो हो सकता है वो अभी पूछे जाएंगे, राइट। सेकंड थिंग, आप अगर सेकंड लास्ट पेज पे यहाँ आते हो तो यहाँ पे ना टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया, बस इतना ही है डीटी का स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो जून 24 में नहीं था बट अभी दिसंबर 24 में है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट है बट आपने जून 24 का एग्जाम नहीं दिया था, उस केस में सर आप बहुत बड़ी चीज मिस आउट कर सकते हो, अमेंडमेंट फॉर जून 24। ये डीटी में भी है, आईडीटी के अंदर में भी है, और यहाँ पे तो बहुत सारे चेंजेस आए थे बिकॉज फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो गया था, राइट। तो ये जो न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, ये आपने मिस आउट नहीं कर। सेम इज विद आईडीटी ऑल्सो ओवर हियर, इफ यू सी आईडीटी में तो 40 पेज की यू कैन से चीज़ें दी हुई थी, राइट। तो इसको इतना भी वेटेज नहीं देना, बट इफ यू हैव टाइम प्लीज गो थ्रू इट, राइट। तो एक ये सप्लीमेंट्री वाला पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अमेंडमेंट नवंबर 23 से मई 24 तक के जो दिसंबर 24 के लिए एप्लीकेबल हो गया, मैंने आपको बता दिया 194O ही है सिर्फ, आईडीटी में मेजरली कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद आपको एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज के अंदर में आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट का नया क्वेश्चन बैंक आया है, सभी को पता होगा, राइट। यस, फटाफट से क्विक थम्स अप दे दीजिए, सबको पता है ना, इंस्टीट्यूट का न्यू एमसीक्यू बैंक आया हुआ है। अगर आपने कवर नहीं किया है तो प्लीज कवर कर लीजिए, टैक्स के लिए तो खास करके। दूसरा, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इस अटेम्प्ट के हैं दोनों आ चुके हैं, दोनों के आंसर्स भी है साइट पे, प्लीज देख लीजिए, राइट। एक चीज मेरे तरफ से आपको बोलता हूं, मुझे चिल्लाना मत, ऐसा कुछ नहीं होता है तो, बट मैंने ऐसा होते हुए हर बार देखा है, ठीक है। दिसंबर 24 का एग्जाम दे रहे हो ना, 2 साल पहले जाओ, दिसंबर 22 का पेपर देख लो सर, पूरा सॉल्व करे सर, अमेंडमेंट्स आ गए ना उसके बाद, तो देख तो लो यार कौन से टाइप के क्वेश्चन क्या है, और इमीडिएट पहले वाला पेपर, इन दोनों में से चांसेस है 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज अपीयर हो आपके एग्जाम, वेरी गुड अमाउंट ऑफ, ठीक है ना। तो एक ये देखना।
राइट। नेक्स्ट ICMI के जो चेकर्स है उनके तरफ से एक फीडबैक है, DT के अंदर MCQs में मार्क्स बहुत कम स्कोर, IDT में भी हो जाता है, DT के अंदर नहीं होता है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अगर समय दे सको देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस और कंपोजिशन, बार बार ये मैंने आपको आज के डिस्कशन में भी कहा है, मेरे ख्याल से लास्ट 40 मिनट्स में मैं ये चौथी पांचवी बार कह रहा हूँ, दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, या तो ये मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक्स हो जाते हैं कुछ बच्चों के, या कुछ बच्चे इसमें इतने यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अल्टीमेटली वो भी फेलियर ही बन जाता है आगे। बेसिक्स ऑफ GST, रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपोजिशन स्कीम, GST एंड कस्टम्स, कस्टम में खास करके प्रैक्टिकल पार्ट, और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। दैट वाज इट। मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। आपके कुछ डाउट्स है प्लीज़ लेट मी नो, लेट्स डिस्कस।